और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूं, हाँ बिल्कुल। और वो भी दोस्तों एसपी एंड ओसीएम, ये दो सब्जेक्ट्स आपका प्यारा सा दोस्त आपको पढ़ाता है। ठीक है, मैंने लास्ट ईयर का जो बैच है वहां पे मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया था जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। ठीक है, जेआर ट्यूटोरियल्स के चैनल पे आपको जाकर चेकआउट करना है, प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा अगर आप 11th के बच्चे और मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, चलो यार अभी मेरे 12th के एसपी वाले बच्चों, ये लेक्चर आपके लिए, फटाफट इस लेक्चर पे आपको आ जाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना और बोलना है भाई आजा। 12th एसपी के बच्चों का ये जो लेक्चर है आ चुका है और लेसन नंबर 9 चल रहा है, डिपॉजिटरी सिस्टम। उस लेसन का नाम और डिपॉजिटरी सिस्टम, दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके पूरे एग्जामिनेशन के लिए। लाइक समथिंग अराउंड 4 to 8 मार्क्स का श्योर क्वेश्चन ये चैप्टर से पिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर पे आपको मेहनत करनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आई होप आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 देखा, जिसमें हम सभी ने फिजिकल शेयर्स, डीमेटेरियलाइजेशन वो क्यों हुए, हमने इसके बारे में जाना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ही आज भी हम इस लेसन में डिपॉजिटरी सिस्टम के बाकी के टॉपिक्स पे हम बढ़ने वाले। तो आई होप आप सभी को हमारे साथ पढ़कर मजा आ रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ यार, कमेंट सेक्शन आजकल तुम कमेंट्स बहुत कम करने लग गए हो, पहले जैसा प्यार नहीं बांटते हो, क्या हो गया भाई, नाराज वाराज हो गया, कुछ ऐसा चल रहा है क्या दिमाग में? ठीक है चलो, बाकी है तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी डाउट समस्या है यहाँ पे प्यार बांटना हो फिर भी हम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो यार अब स्टार्ट करें भाई, पक्का। यार थोड़ा ना फालतू बातें करनी है मेरे को आज आपसे। चलो यार ये लेक्चर को छोड़ो यार, तुम कैसा चल रहा है भाई कॉलेज, मतलब ऐसा 12th मजा आ रहा है कि नहीं? अच्छा टेंशन है बोर्ड्स का, अरे कोई बात नहीं यार, चलता है भाई, बोर्ड्स क्या है यार। मैं तुम्हें बताऊं, मैं जब 12th में था ना, इतने मजे किए ना भाई 12th में, इतने मजे किए, 11 12th में इतना मजे किया है। मैंने टीचर्स को इतना परेशान किया रहेगा। मैं ना अपने क्लास का बैक बेंचर था, ठीक है, एकदम भाई फुल एकदम ऐसे, सबसे क्लास का मस्तीखोर बच्चा कौन होता था, वो मेरे था। पर और आप मानोगे नहीं दोस्तों, मेरे हर हफ्ते पेरेंट्स आते थे। और पेरेंट्स, अगर मेरे पापा पूछते थे टीचर्स को कि पढ़ाई में कैसा है, तो मैम बोलती नहीं पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई में वो एकदम अच्छे मार्क्स लाता है। तो मेरे पापा बोलते ना ठीक है ना, फिर मस्ती तो करेगा, बच्चा है, ठीक है, मेरे को जब तक वो पढ़ाई कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पापा मैम को लिटरली और प्रिंसिपल मैम को ये बोल के आए, तो अगले बार से उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो मन क्या बताने का, बाकी जिसको नहीं सुनना था फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार दोस्त मजे करो यार। 12th है, हाँ मानता हूँ लाइफ आपकी इससे बनेगी क्या भाई, कॉलेज मिलेगा बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। 12th आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आपको कॉलेज मिले, बस ये एक सच्चाई है। ठीक है, तो 12th का जो अल्टीमेट एम है वो है कॉलेज, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाना बस। बाकी 12th का परसेंटेज मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो बस इंटरव्यू में बैठने के लिए। इंटरव्यू में अगर आपको बैठना है तो मिनिमम 65% 70% लगता है, ये सच है, तो उतने स्कोर कर लो। बाकी तो आपका जो कॉलेज आपके फेवरेट उतना टारगेट करके परसेंटेज लाओ। चलो भाई, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। बच्चा लेक्चर स्टार्ट हो गया, 3 मिनट मैंने आपके बर्बाद कर दिया बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, तो वो टाइमर कोई डाल देना। बाकी एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ अ डिपॉजिटरी सिस्टम, आई होप आप सभी को डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है पता है। सीडीएसएल, एनएसडीएल, ये दो डिपॉजिटर्स है जो गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। ठीक है, तो वहां पे दोस्तों ये दो अथॉरिटीज बनी थी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, इसका फुल फॉर्म आई होप आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये जो डिपॉजिटरी है ना, ये पहले जो शेयर्स थे वो फिजिकल फॉर्म में होते थे, बट अब दोस्तों शेयर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुके हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसके वजह से हुए? एनएसडीएल और सीडीएसएल के द्वारा, उनकी हेल्प के द्वारा। अब बच्चा कह रहा है सर ठीक है ये डिपॉजिटरी सिस्टम आया, ठीक है समझा हमने कि इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करना था, इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 अथॉरिटीज बनाई, लेकिन सर इसका फायदा क्या हुआ वो बताओ ना यार तुम, बेनिफिट क्या है इसका, एडवांटेजेस क्या है इसके। तो देखो यार पहले हम समझेंगे एडवांटेजेस इन्वेस्टर के नजरियों से, इन्वेस्टर के नजर से अब हम समझेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम को। तो पहला है दोस्तों एलिमिनेशन ऑफ रिस्क। देखो दोस्तों जब अपने हाथ में फिजिकल शेयर्स होता है तो उसका बहुत रिस्क होता है। सोचो ना यार वो चोरी हो गया, तो कोई बच्चा था आपके सामने, बोला भैया भैया ये पेपर दिखाओ, तो बच्चे ने फाड़ दिया, तब तुम बच्चे को फाड़ोगे वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा तो शेयर सर्टिफिकेट फट गया ना भाई। समझ में आ रहा है? तो रिस्क है कि नहीं? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क कैसे होएगा? अभी देखो वो सेम पेपर आप किसी बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाते हो, तो क्या वो बच्चा फाड़ पाएगा? क्या वो पेपर आपका वेट हो पाएगा? नहीं ना। अब बारिश आ रही थी, आपने अपने जेब में ही शेयर सर्टिफिकेट रखा था, बहुत खुश थे कि आपको शेयर सर्टिफिकेट मिला है। अब बारिश में चले गए, मतलब बारिश हो रही थी, आपको कुछ काम था, आप गए बाहर गए, आपका पूरी बॉडी गिल्ली हो चुकी है और अब वो जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है वो भी हो चुका है वेट। क्या रहेगा फिर? घर पे कितने बार रोगे आप? रोगे कि नहीं? एलिमिनेशन ऑफ रिस्क।
अब वही सेम चीज आपको ऑनलाइन मिल चुकी है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपके पास है, आपके पास जो मोबाइल फोन होगा उसमें आप ऐसा ऑन करके लॉग इन करके अपने शेयर सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हो गया ना, अच्छी बात। एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपको जो एलिमिनेशन ऑफ रिस्क है, सेम पॉइंट यहाँ पे आपको सेफ्टी में आप उसको थोड़ा घुमा के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सेम एक्सप्लेनेशन है इसका भी, सेफ्टी है यार, चोरी से आप बच पाओगे, मिसप्लेस नहीं हो पाएगा, वापस आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डुप्लीकेट आप बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपको यहाँ पे लिखने हैं। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ड्राई है, ये हेड पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं और इस हेड पॉइंट्स में आप अपने मन से लिख कर आओ एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पता नहीं इंपॉर्टेंट तो है, बट इस लेसन से पूछने के लिए और भी बहुत कुछ है, तो वेरी डाइसी क्वेश्चन है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। 50-50% है इसका आने का, बट डिपॉजिटरी सिस्टम इसका आपको इंट्रोडक्शन याद करना है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन तो मतलब भाई आग लगा देना। चलो फिर क्या, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोस्तों आपको भी पता होगा, अगर फिजिकल शेयर्स होते हैं, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, आप जिसको शेयर्स खरीदना है मेरे, आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में किधर, पुणे में रहते हो, मैं मुंबई में रहता हूं, भाई डिस्टेंस तो है, शेयर ट्रांसफर करने में समय लगेगा, आप मेरे पास आओगे, मैं फिर आपको बताऊंगा अपना शेयर, ये देख भाई प्रूफ गारंटी देता हूं मैं तेरे को, इस कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट होल्डर हूं। भाई सोचो, तुम वहां पे पुणे से आप लोग मेरे से मुंबई में मिलने आए और मैंने आपको बोला भाई मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे पास तो है ही नहीं शेयर्स, आप मुझे कितने चप्पल से मारोगे, मुझे आप ये बताओ। आपका तो टाइम वेस्ट कर दिया ना, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया, लेकिन यही मैं आपको एक प्रूफ सेंड कर देता ऑनलाइन कि देख ले भाई शेयर सर्टिफिकेट, मैं सच में इस कंपनी का ओनर हूं, अगर तेरे को चाहिए तो बता, घर पे बैठे बैठे अपन ये ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो ये क्यों हुआ ऐसा, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वे का इस्तेमाल होने लगा है। पहले फिजिकल शेयर्स को रजिस्टर करवाना पड़ता था, उस शेयर्स को कंपनी के पास भेजना पड़ता था, कंपनी सेक्रेटरी वहां पे वो शेयर्स को पता है क्या करता था, फाड़ता था उसको पूरी तरह से, शेयर सर्टिफिकेट को आप मानोगे नहीं, एक जगह स्टोर किया जाता है, उसको आग लगा दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से भी शेयर्स को जलाया जाता था पहले ऑफलाइन, कि ये जो शेयर्स है अब ये कुछ काम के नहीं, इनको जला दो, ठीक है, और उसका फिर वो लोग न्यू क्रिएट करते थे। समझ में आ रहा है? तो कुछ सच में ऐसा पहले हुआ करता था, जब 1991 से पहले या 2000 से पहले या 2005 से पहले, 2007 से पहले, बट अब नहीं होता, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है, आपके जो शेयर्स है आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ये इसका एक एडवांटेज। अपडेट्स एंड इंटीमेशन, देखो यार दोस्तों, शेयर सर्टिफिकेट में ना अपडेट करना बहुत आसान है। एक एग्जांपल देता हूं, ये एग्जांपल से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। ये आप हो दोस्त, और ये एक कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है, इस कंपनी का नाम है दोस्तों JR कॉलेज, ठीक है। आपने JR कॉलेज का दोस्तों एक शेयर लिया था, और ये एक शेयर 100 रुपए का है। आपके पास फिर एक शेयर सर्टिफिकेट आया होगा, आप इक्विटी शेयर हो, आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आया, उसमें लिखा था कि आपने एक शेयर लिया है JR कॉलेज का। और शेयर सर्टिफिकेट बता दूं मैं आपको, इस तरह से आता है कुछ, एक एज अ सर्टिफिकेट होता है। कभी आप कोई बच्चे ने अगर कोई सर्टिफिकेट जीता होगा कभी कॉलेज कॉम्पिटिशन, स्कूल कॉम्पिटिशंस में, तो वो जो सर्टिफिकेट होता है कुछ उस तरह से ही शेयर सर्टिफिकेट आता है। बस उसमें आपके कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर, आपके चेयरमैन का सिग्नेचर, कंपनी का खुद का कॉमन सील इफ होगा तो वो सब स्टैंप किया जाता है, और उसके बाद नेम, यहाँ पे ऐसा नेम, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइप ऑफ शेयर्स, ऐसा लिख के ये सर्टिफिकेट आता है। समझ में आया? यहाँ पे कंपनी का CIN सब कुछ लिखा होता है। एक शेयर सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, इसमें आपने एक शेयर लिया, ऐसा लिख के आ रहेगा, ठीक है। ये था दोस्तों अपना 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन, 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। अब आज क्या डेट है, आज समझो हम ऐसा अज्यूम कर दे कि आज 1 अक्टूबर है, तो 1 अक्टूबर को दोस्तों आपने सोचा कि यार मुझे एक शेयर नहीं चाहिए यार, मैं ना इस कंपनी में और शेयर लेना चाहता हूं, तो आपने दोस्तों 5 शेयर ले लिए। अब आपके पास कितने हो गए, 600 रुपए के शेयर्स, लेकिन आपके शेयर सर्टिफिकेट में तो सिर्फ एक ही शेयर बता रहा है। इसको अपडेट करो ना। अब अपडेट कैसे करोगे, कंपनी सेक्रेटरी नया सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। देखो ऑफलाइन में ये चक्कर पड़ता था, लेकिन अगर यही ऑनलाइन होगा तो कंपनी सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहां 100 जो लिखा होगा ना 100, उसको बैकस्पेस करेगा, 100 को 600 लिख के टाइप करके एंटर कर देगा। आपके ऑनलाइन में अपने आप अपडेट्स आ जाएंगे, अपने आप वो चेंजेस नजर आ जाएंगे, बिना किधर जाए, बिना किसी को कॉल लगाए। काम हो गया ना आसान। पहले आपको पूरा फिजिकली अप्लाई करना पड़ता था। अरे कंपनी सेक्रेटरी, मैं मानता हूं मेरे पास 100 शेयर थे आज से कुछ दिन पहले, पर अब मेरे पास 600 शेयर है भाई, उसको 600 रुपए के शेयर है भाई, उसको अपडेट कर। फिर वो अपडेट करके आपको घर पे सर्टिफिकेट पहुंचाता। इतने नखरे क्यों करने हैं भाई, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फटाफट काम निपटाना। बस सेम ये फायदा किसके वजह से हुआ, डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से। चलो भाई, फिर क्या, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन।
ये शायद आपको समझाना पड़ेगा, बढ़िया सा कंसेप्ट है ये भी। दोस्तों देखो, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, यहाँ पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट अल्टीमेट कंसेप्ट है ये। अगर आप 11th, अगर आप सॉरी आप 12th में हो ना, अगर आप 12th में ये कंसेप्ट समझ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये CS एग्जीक्यूटिव के SLCM करके एक सिक्योरिटी लॉ वाला सब्जेक्ट है, उसमें ये कंसेप्ट है, ठीक है। मैं आपको 12th में, यार कब से 11th कर रहा हूँ, मैं आपको 12th में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये यहाँ पे देखो, ये भैया आप हो कैमरा के पीछे बच्चा, ये आप हो, ये अपनी JR कॉलेज है। और दोस्तों यहाँ पे एक बैंक है, इस बैंक का नाम है लेना बैंक। ठीक है, बैंक का नाम है लेना बैंक, ठीक है। यहाँ पे देखो यार, तुम बाद में हंसो, JR कॉलेज का ये आदमी अरे भाई, मैं पता है क्यों सर पीछे से मैनेजर हंसे जा रहा है भाई। यहाँ पे फोकस किस पे था, मैं किस पे था भाई। क्या सिखा रहे हैं दोस्तों, हाँ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। चलो ये बंदा आप हो, ठीक है, इसके बाद बना देता हूं। ये भैया, ये जो लड़कियां हैं वो ये साइड रेफर करेंगे, जो लड़के वो ये साइड रेफर करेंगे, बाकी जो अदर है वो दोनों करें। हाँ चलिए, लेकिन JR कॉलेज में क्या बोल रहा था भाई, ये एक लिस्टेड कंपनी है। इस लिस्टेड कंपनी पे दोस्तों आपने पैसे लगाए हैं, आप इक्विटी, क्या बोल रहा हूं मैं, आप एक इक्विटी शेयर होल्डर हो, ठीक है। तो इस लिस्टेड कंपनी में आप क्या हो भाई, आप एक इक्विटी शेयर होल्डर हो। आपने दोस्तों 10 शेयर्स लिए हैं और 10 शेयर्स का जो वैल्यू है ना वो 1 लाख रुपए। क्या बात है भाई। दोस्तों आपको पता है क्या, आपके पास जो शेयर्स है ना, ये शेयर्स पे आप बैंक में इसको डिपॉजिट करके इसके अगेंस्ट में आप लोन रेज कर सकते हो। समझ में आया, ये फायदा होता है इक्विटी शेयर्स का। और जो शेयर्स सिक्योर्ड होते हैं, आपको पता होगा क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग होती है कभी भी ये शेयर्स की। जैसे अपने शेयर्स जो थे ना अपने कंपनी के, ये शेयर, अपने शेयर्स को पता है कितनी रेटिंग मिली थी, AAA। और AAA यानी कि सबसे सेफेस्ट, आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हो इस पे, ऐसे शेयर्स को रेटिंग मिलती है। फिर AA, फिर A, फिर B, C एंड D। तो बैंक वाले जब लोन देंगे इस पे तो भाई बेझिझक के देंगे, अरे ले जा, क्या टेंशन ले रहा है तू। पर AA में चलो थोड़ा सा डर तो होगा, A में उनके मन में ख्याल आएगा, B में बोलेंगे भाई सोच के बताऊंगा, C में बोलेंगे वो गेट है वहां से निकल जाओ, D में आपको सिक्योरिटी गार्ड भी लात मार के बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये ऐसा चलता है, सच है ये। तो ठीक है, अभी ये क्या, आप शेयर्स के अगेंस्ट पे आप लोन रेज कर सकते हो। तो जैसे आपके पास 10 लाख के शेयर्स थे ना, आप ये 10 लाख के शेयर्स दोस्तों लेना बैंक में गए और लेना बैंक के मैनेजर को लेना बैंक के मैनेजर को आपने बोला कि भाई ये शेयर्स ले और मेरे को लोन दे, ठीक है। तो लेना बैंक का मैनेजर भाई यहाँ पे, तो लेना बैंक का जब मैनेजर आपके शेयर्स का क्रेडिट रेटिंग चेक करेगा, फिर 1 लाख के बदले वो आपको यहाँ पे 1 लाख शेयर्स का सर्टिफिकेट गिरवी रखवाना पड़ता है, आपने रखवाया, और वो 1 लाख के अगेंस्ट आपको 50,000 का लोन देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने 50,000 का डिफॉल्ट भी किया तब आपके 1 लाख के शेयर्स तो उसके पास पड़े ना। कभी भी शेयर्स के इस पे 1 लाख का शेयर है तो आपको 1 लाख का लोन नहीं मिलता। जैसे प्रॉपर्टी आप गिरवी रखवाते हो बैंक में, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी रखवाई 50 लाख की, तो बैंक वाला ना आपकी प्रॉपर्टी पे आपको 55-60 लाख तक का लोन दे सकता है। लेकिन शेयर्स की भाव जो उसका प्राइसिंग होता है ना, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा। तो बैंक वाले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इतना निकाल के रखते हैं कि इससे नीचे तो नहीं जाएगा। समझ में आया। तो ये कितना था, 50,000। गवर्नमेंट कभी भी शेयर्स, गवर्नमेंट बोल रहा हूं, बैंक जो है ना भाई, कभी भी आपको आपके सिक्योरिटी के हिसाब से जितनी उसकी वैल्यू है उससे कम प्राइस में ही आपको हमेशा लोन मिलेगा, चाहिए वो कितनी ही बड़ी कंपनी का शेयर्स क्यों ना हो। समझ में आया, ये रियलिटी। चलो एक बार वापस इस कंसेप्ट को मैं बताता हूं। जैसे ये आप हो, आपके पास था लिस्टेड, आपने लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी वो थी दोस्तों 10 शेयर्स की, आपके पास 1 लाख रुपए थे, 10 शेयर्स, आपने 1 लाख रुपए का आपके पास ओनरशिप थी। अब ये 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आपने ये 10 शेयर जो आपके पास है ना JR कॉलेज के, इसके अगेंस्ट आपने बैंक में इसको गिरवी रखवाया और उस पर लोन लिया। आपके शेयर्स की भाव थी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 1 लाख चल रही है, 1 लाख। अब इस पे बैंक आपको जो है ना लोन देगी, पर 1 लाख का नहीं देगी, उसके एक लोअर वैल्यू पे देगी, ठीक है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं भाई, इधर गया, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। CS जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता है उसमें एक सिक्योरिटी लॉ का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव एग्जाम में 2 से 3 अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन मिल जाता है इस पे, ठीक है।
तो ये वो कंसेप्ट था, इतना छोटा नहीं है भाई, इस पे बहुत बड़ा लॉ वगैरह है, क्यों देता है, कैसे देता है, देने के पीछे क्या लोन वगैरह, एक पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर एक कंपनी सेक्रेटरी को फॉलो करवाना पड़ता है। चलो, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। देखो इसमें फिजिकल, इसमें क्या होता था ना, लॉट सिस्टम होती थी, तुझे मिलेगा तुझे नहीं मिलेगा, तुझे मिलेगा तुझे नहीं मिलेगा, ऐसे लॉट सिस्टम होती थी, ऑड इवन खेलते थे वो लोग। लेकिन अब ऑनलाइन हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होता है भाई। जब कोई आईपीओ में अप्लाई करता है तो रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होता है। जब फिजिकल होता था ना, तो कंपनी का जो सेक्रेटरी है या कंपनी वाले वो लोग डिसाइड करते थे, इसको शेयर देना है क्या, नहीं यार ये बहुत दिमाग खराब करता है, इसको मत दे, इसको शेयर मत दे। ये कौन है, कोई जानता है इसे, नहीं जानता कोई, अच्छा आपके दूर का रिश्तेदार है, चलो ठीक है फिर टेंशन नहीं, इसको लॉट दे देते। शेयर अलॉटमेंट ऐसी होती थी, अपने पहचान वालों को अलॉट कर देते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, रैंडम बेसिस है भाई, रैंडम बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक वे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको शेयर्स अलॉट हो जाता है। नॉमिनेशन फैसिलिटी, इसी पे ही बात कर लेते हैं। अब ये जो सिक्योरिटी है ना दोस्तों, 1 लाख की आपने जो बैंक में गिरवी रखवाई है, समझो ये जो इंसान था इसकी हो जाती है भाई डेथ, टपक गया ये, तो इसके बिहाफ में कोई होना चाहिए ना, उसका लीगल हेयर, उसका लीगल हेयर हो गया, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, या उसका नॉमिनी हो गया। मतलब नॉमिनी यानी कि इन सेंस ये इसके बिहाफ में अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है जिसके ये शेयर्स थे, तो हम इसके बिहाफ में किसको पकड़ेंगे, तो जो पर्सन ये वहां पे अपना नाम रखवा सकता है जिसको भी चाहे। जैसे ये इसका नाम ए है और इसका एक सन है, इसका जो सन है उसका नाम जी है, तो ये जो जी है ना भाई, अगर ए की डेथ हो जाती है तो जी को ये शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। इसको कहते हैं नॉमिनेशन वाली फैसिलिटी का इस्तेमाल करना। फिर क्या है, ऑटोमेटिक क्रेडिट। चलो भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक वे है, अपने आप क्रेडिट हो जाएगा अगर आपको कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट, अगर आपको कुछ भी पेमेंट आती है तो ठीक है। फिजिकल में क्या होता था ना, कंपनी का पैसा वहां से निकलता था, फिर आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको मिलता था कि यार ये लो सर, आपकी कंपनी ने इंटरेस्ट भेजा है आपके लिए, तो बहुत बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, आपको भी पता होगा भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कितना सेकंड्स में हो जाता है। कोई जीपे वगैरह आप यूज करते होंगे, यूपीआई सिस्टम आप यूज करते होंगे, ई वॉलेट आप यूज करते होंगे, नेट बैंकिंग आप करते होंगे, ठीक है। बहुत सारी सिस्टम हो गई अब तो यार, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड तो चलो फिर भी कॉमन है, लेकिन ये सब चीजें तो अभी इतना यूज करने लगे, आपको पता होगा यूपीआई ट्रांजेक्शन, तो बहुत आसान हो गया है यार। तो इसके लिए ये आसान इसके लिए भी हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अब जब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए तो शेयर मार्केट को, शेयर्स खरीदने को, बेचने को, सिक्योरिटीज को खरीदने को, बेचने को भी इलेक्ट्रॉनिक कर देते। अपना एंटायर फोकस गवर्नमेंट का इस पे ही था। चलो यार अभी फटाफट, ज्यादा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेंगे। 2 कंपनीज अप टू डेट इंफॉर्मेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक में भी आपको भी पता होगा दोस्तों, अगर मैं, कुछ बच्चे अभी यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो रखे हैं, मुझे कुछ भी अपडेट देना होता है टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पे लिंक डाल देता हूँ कि भाई मैंने ये अपने यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो डाली है, जाकर देखो कंपलसरीली, ठीक है। लेकिन सोचो ना यार, मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नहीं होता, तो क्या मैं हर एक बच्चे को पकड़ पकड़ के बोलता अरे भाई तेरे भाई का नया वीडियो आया, हाँ इधर नहीं डालो, इधर मैं लेक्चर डालता हूँ, बाकी यूजफुल वीडियोस मैं अपने इस पे डालता हूँ। ऐसे करूंगा तो नहीं अच्छा लगे, मैं किस किस को पकड़ पकड़ के बोलूंगा भाई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इस चीजों का इस्तेमाल किया मैंने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, सीधा ग्रुप में लिंक भेज दी, भाई देखो तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है, समझ में आया। तो ये क्या था, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। कुछ इस तरह से दोस्तों कंपनीज के लिए भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है। अगर शेयर होल्डर को कोई भी परेशानी होती है तो वो सीधा ऐसे अप्रोच कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेल वगैरह कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिपॉजिटरी सिस्टम इसमें ही आता है, ठीक है। डिपॉजिटरी सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज है यार, शेयर होल्डर्स के साथ डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करवा के रखता है, सिक्योरिटी होल्डर्स के साथ कनेक्ट करवा के रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्योंकि अगर फिजिकल फॉर्म में होता तो उसको पहले अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। अब यार सोचो ना यार, फिजिकली काम इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। फिजिकली एक कंपनी को रजिस्टर करने में, मैं आपको बताता हूं, याद करने दो मेरे, सुनो मेरी बात। आज एक कंपनी को रजिस्टर करने में, एक प्रॉपर सेटल्ड कंपनी को रजिस्टर करने में 90 डेज लगता है, ठीक है। 90 डेज तो लगता ही लगता है, फाइलिंग है, बहुत सारी फाइलिंग से करना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, आरओसी के पास जाना पड़ता है, मुंह दिखाना पड़ता है, वो आपकी वेरिफिकेशन करेगा, सब कुछ होएगा। लेकिन एक फिजिकल कंपनी को रजिस्टर करने में पता है कितना टाइम लगता था भाई, साल हो जाते थे, 6-6, 8-8, 9-9 महीने लगते थे एक कंपनी को रजिस्टर करने में। भाई तुम चलाओगे कब, कंपनी को रजिस्टर करने में 9 महीने लग गया, तुम चलाओगे कब? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अप टू डेट इंफॉर्मेशन इस वजह से ही हो पाई है क्योंकि सब डिजिटलाइजेशन हो गया, कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है।
तो शेयर्स तो तुम्हें फिजिकल कैसे दे भाई? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसके लिए। अब आज जो कंपनी रजिस्टर होती है ना, 90 डेज लगता है उसमें रजिस्टर हो जाती है, लेकिन पहले आज से कुछ साल पहले अगर आप बात करो, कुछ क्या यार 5-10 साल पहले की बात करो, तो भाई खत्म था, आदमी खत्म था, बहुत टाइम लगता था बहुत। तो भाई बिजनेस कब करेगा? इसलिए तो लोग, आप कभी अपने पेरेंट्स को बोलो कि यार पापा मुझे ना कंपनी खोलनी है, तो उनको ये शायद नहीं पता होगा कि आजकल ना कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर हो जाती है। लेकिन किसके पेरेंट्स को अगर नहीं पता हो तो आप उनसे बस पूछो एक बारी कि कंपनी खोलने में कितना टाइम लगता है पापा, मुझे बस जानना है, ऐसे टाइम पास ऐसे पूछना है बस। अगर उनको पता होगा कि आजकल तो जल्दी हो जाता है, तो समझना हाँ डिपॉजिटरी सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है ना सब कुछ। तो डिपॉजिटरी सिस्टम एक वाइडर टर्म है, इसने काम बहुत आसान कर दिया है, और शेयर्स की जो ट्रांसफर वगैरह ये सब उसके एडवांटेजेस में आते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक चीज का पार्ट है। रिडक्शन इन कॉस्ट एंड एफर्ट्स, कॉस्ट भाई पैसे कम हो गए। मैं आपको बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी ऐसे नहीं मिल जाता था आपसे, उसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उसको पे करना पड़ता था भाई। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक में उसको मेल करो, पहले उसको पे करना पड़ता था कि भाई देख मैं शेयर होल्डर हूं, फिर वो कंपनी सेक्रेटरी आपसे प्रूफ मांगेगा, आप उसको सर्टिफिकेट खोल के दिखाओगे। पर आप अब क्या करोगे, आप उसको घर बैठे शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी भेज दोगे। ये फायदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी सिस्टम का। एफर्ट्स कम हो गए, ऑब्वियस सा बात है। फिर क्या, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप, सीधी सी बात है भाई। इलेक्ट्रॉनिक है कंपनी, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें लोग ना फेक शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, फेक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं। फिर वो कंपनी के पास जाते हैं, देख कंपनी में आपका शेयर होल्डर हूं। कंपनी बोलती है यार आपके पास सर्टिफिकेट है, बट आप हमारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो आपका नाम ही नहीं है ना, हमारे रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में आपका नाम है, नहीं हम नहीं मानते आपको। तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, फिर इस पर्सन ने इस पे केस करा। ठीक है, तो ये बहुत दिक्कत वाला काम था। देखो यार, कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो ना कोर्ट ये सब के चक्कर में पड़े, सब इससे दूर रहते। आपको भी पता होगा अपने यहाँ पे जो लॉ सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो कितना फास्ट, सरकाजम था भाई। ठीक है, नहीं तो बच्चा बोले अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ ना, सोचो ना यार। तो फिर एक कंपनी के लफड़े में कौन फंसना चाहेगा? तो कंपनी भी चेक करती है और फिर ज्यादा दिमाग नहीं खराब करती, बोलती है ठीक है भाई रख तू। पर कंपनी ज्यादातर अपने जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होता है ना, जो कंपनी के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, कंपनी उसके हिसाब से ही चलती है। आपके पास भले ही 10 सर्टिफिकेट होंगे, कंपनी नहीं मानती, कंपनी ने अपना मेंटेन किया होता है। अब कंपनी के पास जो मेंटेन है, अगर वो फिजिकल कॉपी में होगा, तो फिजिकल कॉपी में चेंजेस करने में कितना समय लगता है? मैं जो राइटर है ना, जो लिखता है फिजिकल कॉपी में, उसको 10,000 रुपए देके भाई मेरा भी नाम लिखवा देना, ब्राइब देके अपना काम करवा लूंगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ब्राइब देना क्या पॉसिबल है? कंपनी का एक इन्वेस्टर का अच्छा रिलेशनशिप बना के नहीं, इस तरह से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मिलती है यार। देखो यार सीधी सी बात है, अगर एक इंडियन आदमी महाराष्ट्र से राजस्थान भी अगर उसको शेयर खरीदना होगा, आज वो कैसे खरीदता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो शेयर खरीद पा रहा है, ये क्यों खरीद पा रहा है? बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। लेकिन आज से कुछ साल पहले उसको जब शेयर खरीदना होता था, तो उसको राजस्थान वालों के पास जाना पड़ता था, आ भाई क्या हाल चाल है ना, दाल बाटी खिला थोड़ा, तो उसके साथ दाल बाटी खाते खाते डिसाइड करता कि हाँ मुझे तेरे शेयर खरीदने। लेकिन आज वो उसको कॉल लगाता है, भाई सुनो दाल बाटी खाने तो नहीं आ पाऊंगा, पर फिलहाल मुझे आपके शेयर के साथ ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ऑनलाइन हो जाएगा, तो मैं अब राजस्थान नहीं आ रहा आपसे मिलने। समझ में आया ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। अब ऐसा ही दोस्तों, अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है, मेरे पास शेयर है, ठीक है, आपके गोल्डी भाई के पास शेयर है, मेरे पास कोई एक कंपनी है जेआर कॉलेज, मेरे पास उसके ना 1 लाख शेयर है। लंदन का आदमी मेरे को कॉल करता है, बोलता है मुझे आपके ना शेयर्स चाहिए। अब मैं क्या उसको शेयर्स बेचने लंदन जाऊं? सेंस नहीं बनता ना। बिकॉज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम मैं यहां से बैठे बैठे उसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकता हूं। चलो यार दोस्तों, इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड कर देना है। होप आप सभी को मजा आया पढ़ के। बीच में यार थोड़ा सा वो हो चुका था, क्या हम भी मस्ती कर रहे थे, मस्ती भरा ये लेक्चर था थोड़ा सा, तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और एग्जाम्पल के नाम में थोड़े अच्छे रखूंगा। तो भाई ये लेना बैंक ने हमारा लेना देना कर दिया फुल, लेकिन आई होप आपको समझ में आया यार। ठीक है, नहीं समझ आता तो प्लीज इंस्टाग्राम पे एक बार कांटेक्ट कीजिएगा मेरे को, इंस्टा गोल्डी मुंडा अंडरस्कोर। मैं यहाँ पे आपको वॉइस के थ्रू एक बार क्लियर कर दूंगा जो भी टॉपिक्स। और ये बहुत ईजी है यार, मैं सोचा था भाई लेक्चर भी ना बनाऊँ इसका, लेकिन ठीक है बनाना पड़ता है। ठीक है यार, लाइक वगैरह कर दो, चलता हूँ। सॉरी हाँ अगर कोई डिस्टर्ब हुआ हो तो आपको। जा रे, चल बंद कर रहा हूँ, मजे कर।